प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी करेंगे शुभारंभ। गुजरात के बाद प्रधानमंत्री आज राजस्थान के पोखरण में देखेंगे तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की भारत शक्ति का अभ्यास। रक्षा क्षेत्र में दिखाई देगी देश की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। सीएए लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संविधान निर्माताओं का वादा हुआ पूरा। बीजेपी ने कहा, पूरी हुई मोदी की एक और गारंटी। भारतीय स्टेट बैंक को आज निर्वाचन आयोग के पास देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा, वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मानी जाएगी अवमानना। हिमाचल प्रदेश में स्पीकर के फैसले के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सरकार की ओर से भी कैविएट दाखिल। चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जन सेना के बीच तय हुआ सीटों का बंटवारा। वहीं कांग्रेस चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश, राजस्थान पर की चर्चा। दिग्गज नेताओं के इस बार चुनाव नहीं लड़ने की खबर। तेल अवीव में भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की मुलाकात। बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद पर हुई बातचीत। देश भर में पवित्र रमजान का आगाज। आज है पहला रोजा। कल शाम चांद देखने के बाद रात में अदा की गई विशेष नमाज। सहरी और इफ्तार के सामान से सजे बाजार। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां पर वो कौशरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री 85,000 करोड़ रुपयों से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करने के लिए अहमदाबाद में डीएफसी के प्रचालन नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेड्स, पिट लाइन्स, कोचिंग डिपो, फलटन बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन कार्य की आधारशिला रखेंगे और पूर्वी डीएफसी के न्यू खुर्जा से साहनेवाल खंड और पश्चिमी डीएफसी, वेस्टर्न डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, अहमदाबाद के न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवट खंड के बीच समर्पित माल गलियारे के 2 नए खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद, विशाखापत्तनम, मैसूरू डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पुरी विशाखापत्तनम, लखनऊ देहरादून, कलबुर्गी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची वाराणसी, खजुराहो दिल्ली के बीच 10 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आसनसोल और हटिया, तिरुपति और कोल्लम स्टेशंस के बीच 2 नई यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न स्थानों न्यू खुर्जा जंक्शन, साहनेवाल, न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू घोलवड और
न्यू मकरपुरा से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर बने 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 51 गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 80 खंडों में 1045 किलोमीटर स्वचालित सिग्नलिंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 2646 स्टेशन पर रेलवे स्टेशनों की डिजिटल कंट्रोलिंग भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही रेल यात्रियों और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री 35 रेल कोच रेस्टोरेंट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में फैले 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 975 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन भवन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ करेंगे। 12 मार्च का जो एक प्रतीक है और इसी निमित्त बना के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। और वैसे भी देखे तो साबरमती आश्रम का जो इतिहास देखे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो बात देखे तो उसमें पूरा दांडी यात्रा या सॉल्ट सत्याग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। 36 वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, जिनमें से गांधी जी का निवास स्थान हृदय कुंज सहित 20 भवनों को संरक्षित किया जाएगा। 13 का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 3 का पुनरुद्धार किया जाएगा। प्रधानमंत्री का मानना है कि जिस तेजी के साथ भारत विकास कर रहा है, रेलवे में भी वही रफ्तार रहनी चाहिए और उसका फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी करने जा रहे हैं हरी झंडी दिखाकर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से चलेंगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर चाहे सुविधा की बात हो, रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्रों की बात हो, ऐसी तमाम योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री अहमदाबाद से करने जा रहे हैं। युवराज सिंह, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के पोखरण का भी दौरा करेंगे, जहां पर वो सेना के तीनों अंगों के संयुक्त अभ्यास के प्रदर्शन को देखेंगे। भारत शक्ति नाम के सेना के संयुक्त अभ्यास में देश की शक्ति और क्षमताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारत शक्ति अभ्यास में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो देश की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित है। ये भूमि, वायु, समुद्र, साइबर तथा अंतरिक्ष कार्य क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की संपूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले यथार्थवादी समन्वित मल्टी डोमेन प्रचालनों का अनुकरण करेगी। अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुख उपकरण और अस्त्र प्रणालियों में भारतीय सेना के कई हथियारों के साथ साथ T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश अस्त्र प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तथा मानव रहित हवाई वाहनों की एक श्रृंखला शामिल है, जो उन्नत जमीनी युद्ध कला और हवाई सर्वेक्षण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। भारतीय वायुसेना हवाई श्रेष्ठता तथा हवाई प्रचालनों में बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तथा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों को तैनात करेगी। जो हमारी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है, जो कि भारत में बनी है इक्विपमेंट, उससे हमें क्या काबिलियत हासिल हुई है उसको दर्शाना। और ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट तीनों सर्विसेज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किस तरह से एक इंटीग्रेटेड तरीके से, एक सामूहिक तरीके से अप्लाई की जा सकती है, एम्प्लॉय की जा सकती है, यानी युद्ध क्षेत्र के अंदर उसको दर्शाया जाएगा। भारत शक्ति वैश्विक स्तर पर स्वदेशी क्षमता को दिखाने का प्रयास है। युद्धाभ्यास प्रदर्शन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता और वैश्विक स्तर पर किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं की क्षमताओं का प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। तीनों सेनाओं की इस लाइव फायर एंड मैन्यूवरिंग एक्सरसाइज के तहत तेजस लड़ाकू जहाज, आकाश और पिनाका मिसाइल सिस्टम, नामिस,
और नौसेना का वो तमाम आधुनिक हथियार जो भारत में बना है वो यहाँ इस युद्धाभ्यास में मौजूद है। मकसद बिल्कुल साफ है, पूरी दुनिया में हमारे दोस्तों और दुश्मनों दोनों को बाखबर कर देना कि भारत स्वदेशीकरण के जरिए सशक्तिकरण की ओर बढ़ चला है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, पोखरण। तो भारत शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान तीनों सेनाएं अपनी स्वदेशी शक्ति का भी प्रदर्शन करेंगी। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया विजन पर आधारित इस प्रदर्शनी भारत में ही तैयार कुछ नायाब वेपन सिस्टम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। एयरफोर्स ने 11 ऐसी चीजों को सब्स्टिट्यूट करके भारत में बनाया है जो पहले इंपोर्ट होती थी, लेकिन अब हम अपनी फौजों के लिए खुद बना रहे हैं। आप देखेंगे पहले यह है रफाल का डिकॉय, जिसमें युद्ध में हमें डिकॉय यूज करने पड़ते हैं जिससे एनिमी कंफ्यूज हो जाए और वी कैन क्रिएट सम डायल्यूशन इन द एनिमी टारगेटिंग। और डिकॉय का मतलब ये है कि ये दुश्मन को छलावा देता है, ये रफाल का डिकॉय है और कैसे दुश्मन का ध्यान डाइवर्ट करना है। और ये हमने दोनों स्पेक्ट्रम में बनाया है, विजुअल स्पेक्ट्रम में भी बनाया है, जिससे दूर से इसकी बनावट बिल्कुल रफाल एयरक्राफ्ट की तरह लगे, और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी डालेंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन भी जो है रफाल की तरह लगे। इसी तरह से ये Su-30 का है। हमने ये पॉड जो था पहले ग्राउंड में लगाते थे और उसको निकालने और लगाने में 5 घंटे लगते थे, लेकिन ये हमने जो तकनीक बनाई है इससे सिर्फ आधे घंटे में काम हो जाता है। तो हमने करीब 4.5 घंटे के मैन आवर बचाए हैं इससे। इनका इंजन स्टार्टिंग यूनिट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर हमने बनाया जो इंडिजिनियस बनाया है। पहले ये सारे सिस्टम रशिया में जाते थे टेस्टिंग के लिए, अब इंडिया में टेस्ट करने लायक हमने टेस्टर बना दिया। इससे 4 करोड़ रुपए का इंडिया का बचत हो रहा है। ये जगुआर स्टार्टिंग से सिस्टम टेस्टर इसलिए है कि हमारा जो 35 साल पुराना जो टेस्टर जहाज है वो उसके एक्सपीरियंस के बरतो हमने आइडेंटिफाई किया कि स्टार्टिंग के टाइम पे जो भी कमियां आ रही हैं जो निर्माता द्वारा भी सोचा नहीं गया, उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये टेस्टर बनाया। ये आपने जो पावर पैनल बनाया है ग्राउंड पावर यूनिट बोलते हैं। एयरक्राफ्ट को ग्राउंड में पावर देने के लिए हम ग्राउंड पावर यूनिट यानी इसका एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई देने के लिए ग्राउंड पावर यूनिट यूज करते हैं। अब क्या है कि अलग अलग एयरक्राफ्ट है, अलग अलग सप्लाई की जरूरत है। अपने 1 CMD इंडियन एयरफोर्स का 1 CMD ने एक ऐसे जीपीयू बनाया, ग्राउंड पावर यूनिट बनाया जो सारे एयरक्राफ्ट को पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो ऐसे अभी क्या है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि राफेल इंपोर्ट कर लिया, AN-32 है हमारे पास IAS है, इसके लिए अलग अलग जो पावर सप्लाई का जो जरूरत है वो खत्म हो गया। अभी एक पर्टिकुलर 1 सिंगल यूनिवर्सल जीपीयू इंडियन एयरफोर्स का सारे एयरक्राफ्ट को पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये अग्निवीर वायु ऐप है और इसमें देखें आप पावर एंड एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो ये उनके प्रेसीज हैं, रीडिंग मटेरियल हैं। उन रीडिंग मटेरियल को अगर हम जाएंगे तो वो 3 तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, प्रेसी, प्रेजेंटेशन और वीडियो। नाउ वीडियो से क्या होता है कि उनका विजुअल एप्रिसिएशन अच्छा होता है एंड देयर एप्रिसिएशन टुवर्ड्स ये ऑफलाइन क्लास मींस फ्लिप क्लासरूम, दे कैन रीड इन क्लासरूम आउटसाइड द क्लासरूम। आपके सेक्शन में कितने चीजें आपने बनाई है जो यहाँ शोकेस की गई है? ये हमने एयरफोर्स में तो काफी सारी चीजें बनाई गई हैं, लेकिन उसमें से 11 चीजें सेलेक्ट की गई हैं। हमारी डायरेक्टरेट है एयर हेडक्वार्टर में, उन्होंने उसमें से 11 आइटम सेलेक्ट किए हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। अगर आप कुछ का नाम लेना चाहें तो? हाँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रफाल का डिकॉय, Su-30 का ऑफलाइन टेस्टिंग, similarly the आपके drone detection system, there is a video recognition, there are the certain testers made by the Tetras। 11 चीजें जो खास तौर से चुन के यहाँ पर लाई गई हैं और ये बताता है कि भारतीय वायुसेना भी तेजी से आगे बढ़ रही है, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है और ये कमाल हुआ है हमारे पीएम का जो विजन है मेक इन इंडिया का। कैमरामैन अनिकेत के साथ पोखरण से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों से पहले अपना एक बड़ा वादा पूरा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए कल अधिसूचना जारी कर दी। लंबे समय से अटका ये कानून अब लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू होने पर कहा है कि ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच के आदेश के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपनी है। साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो बैंक की ओर से दी गई सारी सूचनाएं इकट्ठा करके आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च शाम 5 बजे तक सार्वजनिक करें। साथ ही साथ कोर्ट ने एडीआर की ओर से दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए बैंक से कहा है कि वो अगली बार आदेश की अवहेलना करेगा तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अदालत में दी गई जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, यानी कि कुल 44,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं जिनका मिलान करना है। बैंक की ओर से 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए, लेकिन अदालत ने बैंक की याचिका को नहीं माना। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। बीती 15 फरवरी को 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट के बीच आज का दिन बेहद अहम है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के उन 6 विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी जिन्हें विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य करार दिया था। स्पीकर ने बजट सत्र के दौरान पार्टी व्हिप के बावजूद विधानसभा में अनुपस्थित रहने के आधार पर इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके स्पीकर के फैसले को गलत बताया था और इसे रद्द करने की मांग की थी। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके चलते बीजेपी के हर्ष महाजन विजयी घोषित हुए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी आंध्र में विधानसभा की 10 सीटों और लोकसभा की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जनसेना 21 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बाकी 144 विधानसभा और 17 लोकसभा सीटों पर टीडीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने हाथ मिलाया है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई और यहां से कई अहम खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में तमाम सदस्यों के बीच उत्तराखंड, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगने के लिए ये बैठक हुई है। जी हां, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और राजस्थान से अशोक गहलोत जैसे दिग्गज चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला देते हुए धार स्थित भोजशाला के एएसआई सर्वे के आदेश दिए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट में इस मामले में आवेदन दिया गया था। अदालत ने 6 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सोमवार को धार जिले की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे के आदेश दिए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि मुसलमानों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोका जाए और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार दिया जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एएसआई के निदेशक या अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन करने और 6 सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। इस एएसआई सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा
और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी दोनों पक्षों की मौजूदगी में। और साथ ही साथ कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम बनाई है और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने इस एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ये भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसलिए मैं माननीय इंदौर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का वेलकम करता हूं और हमारे एक एक आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने मान लिया। भोजशाला के एएसआई सर्वे को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले का समाज ने स्वागत करते हुए खुशी जताई। याचिका में जांच के जो आदेश हुए उससे हमारे को उत्साह है और अब लग रहा है कि आगे भी सरकार या प्रशासन हाईकोर्ट वो हमारे पक्ष में निर्णय देगी, जिसके कारण आगे पूजा अर्चना होगी। जिस प्रकार अयोध्या मथुरा काशी सर्वे के आधार पर आज मंदिर सिद्ध हो चुके हैं, उसी प्रकार भोजशाला भी सर्वे के बाद निश्चित ही मंदिर सिद्ध होगा। धार में खुशी की लहर है, हिंदू समाज में मिठाई बट रही है, पटाखे फूट रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि खुदाई में हिंदू समाज के पक्ष में ही फैसला जाएगा। माना जाता है कि परमार राजवंश के राजा भोज ने धार में भोजशाला की स्थापना की थी। भोजशाला को सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इसके अवशेष अब भी प्रसिद्ध कमाल मौलाना मस्जिद में देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। इजराइल के तेल अवीव में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायली प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को गाजा पट्टी में जारी संघर्ष से अवगत कराया। दोनों पक्षों ने बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के मुद्दों पर भी चर्चा की। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास द्वारा रॉकेट दागने के बाद से दोनों पक्षों में संघर्ष जारी है। अब तक युद्ध में करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और देश भर में आज से पवित्र रमजान की शुरुआत हो गई है। सोमवार की शाम को चांद देखने के बाद से ही इस महीने की रौनक चारों तरफ दिखने लगी। रात में तरावी नामक का विशेष नमाज अदा की गई, जो केवल इस महीने में ही अदा की जाती है। सहरी खाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज पहला रोजा रखा है। शाम को इफ्तार के साथ रोजे का अंत होगा। इस तरह अगले 1 महीने तक मुसलमान भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहेंगे। बाजारों में सहरी और इफ्तार के पकवान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक